और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। ईद उल अज़हा के करीब आते ही नाज़िमाबाद 2 नंबर पर लगने वाली मंडी में जानवरों की खरीदारी भी तेज हो गई है। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, बताइएगा। बड़ी ईद की आमद है और ईद की आमद से कबल जो है चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं, तो ईद कुर्बा की मुनासिबत से कुर्बानी के जानवरों की जो ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो यकीनन जारी है। जो सुपर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है जो कि नॉर्दर्न बाईपास पे जो है कायम की गई है, उसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है मंडियाँ जो हैं कायम की गई हैं। मवेशी मंडियों में शहरी आते हैं और ख़रीदारी का सिलसिला भी यकीनन जारी है। अपने मन पसंदीदा जानवरों की ख़रीदारी शहरी करते हैं। इस वक्त मैं नाज़िमाबाद नंबर 2 के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी एक मवेशी मंडी जो है आर्जी मवेशी मंडी यहाँ पर कायम की गई है और यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि खरीदार बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं और कुछ दिनों पहले काफ़ी जानवर जो है यहाँ से फरोख्त भी हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक खरीदार मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस वक्त इस मंडी की क्या सूरत हाल है और इनको कोई जानवर पसंद आया कि नहीं आया। मुझे बताइए, कोई जानवर आपको अभी तक आया पसंद? जी, 2 जानवर पसंद आए, हमने पैसे लगाए उसके, लेकिन बात पैसों में नहीं बनी। तो क्या सिचुएशन अभी तक बन रही है? सिचुएशन ये है कि 20-50 हज़ार जानवर जो भी व्यापारी मांग रहा है 1 लाख रुपए प्लस जानवर के ऊपर ही मांग रहा है, तो सामने वाला कितने कम करवाएगा। और नाता बाईपास पे हालात की वजह से लोग नहीं जा रहे, जो वारदात हो रही है, छीना झपटी हो रही है, इस वजह से डर के मारे कुछ जा नहीं पा रहा। नहीं तो हर साल हम वहीं से लेते, इस साल हम नहीं जा पाएगा। हर साल नॉर्दर्न बाईपास से लेते थे, लेकिन इनका ये कहना था कि भाई क्योंकि वहाँ का रूट जो है बहुत दूर है, बहुत दूर जो है मंडी कायम की गई है, तो इस वजह से ये लोग तरजीह यही देते हैं कि करीबी इलाकों में ख़रीदारी कर लें। करीबी इलाकों में जो मवेशी मंडी है वहाँ पर जाके जो है ख़रीदारी की जाए। इनका ये कहना था कि इधर 2 जानवर इनको यकीनन पसंद आए, लेकिन उन जानवरों की कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही थी, इस वजह से सौदा नहीं बना। ताहम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो मवेशी मंडियाँ हैं वो कायम की गई हैं, उसी में से एक नाज़िमाबाद नंबर 2 में भी कायम की गई है और यहाँ पर भी मुख्तलिफ जानवर जो हैं यहाँ पर लाए गए हैं। कोई साहिवाल का जानवर है, भावलपुर का जानवर है, एक मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जानवर है, कितने बड़े बड़े इसके सींग हैं और ये बड़ा खुराट भी लग रहा है बहुत खुराट भी लग रहा है ये जानवर। खैर, इस तरह के जानवरों की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर ना कि सिर्फ बछड़े बल्कि बकरे हैं, बकरे भी यहाँ पर जो हैं कुर्बानी के वो भी फरोख्त किए जा रहे हैं। और ईद की आमद से कबल टोकरियां और चटाइयां भी महंगी हो गई हैं। जो चटाइयां 600 रुपए तक दस्तयाब थी, अब 1200 रुपए में फरोख्त की जा रही हैं। देखिए राबेल अशरफ की रिपोर्ट। कुर्बान की आमद जानवर भी खरीद लिए। अब बारी आती है कुर्बानी के जानवरों के गोश्त की कटाई, जिसके लिए चटाई की खरीदारी भी जरूरी है। कोरंगी की फुटपाथ पर चटाई और टोकरी फरोख्त करने वाला दुकानदार भी महंगाई का रोना रोता दिखाई दिया। कहता है कि 600 रुपए वाली चटाई 1200 रुपए तक हो गई है। इसी तरह टोकरी 250 से 500 रुपए तक में फरोख्त कर रहे हैं। ईद उल अज़हा के अंदर ये इस्तेमाल की जाती है। मैक्सिमम इसका 3 दिन का काम होता है, उसकी बदौलत हम इसके ऊपर काम करते हैं कि इसके रेट जो हैं अभी ज़्यादातर हाई चल रहे हैं, लेकिन हमारे स्टॉल पे आपको इंशाल्लाह कुरंगी नंबर 5.5 नंबर पे आपको ये चढ़ाई 1200 रुपये हम बोलते हैं, 1000 रुपये में दे देते हैं। ये छोटी वाली जो ये 150 रुपये की दे रहे हैं हम, जो इससे बड़ी वाली 550 रुपये की बोल के 500 रुपये में फ़ाइनल दे देते हैं। दुकानदारों ने शिकवा किया कि महंगाई से उनका कारोबार भी शदीद मुतासिर हुआ है। इसके बावजूद हम कम मार्जिन पर चटाई और टोकरी फरोख्त कर रहे हैं ताकि हमारा माल जल्द फरोख्त हो जाए। कैमरामैन हैदर के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। नाज़रीन, कुर्बानी की ईद में सिर्फ 1 दिन बाकी है और बड़ी मवेशी मंडियों में बड़ा रश देखने में आ रहा है। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो कोई खाली हाथ वापस नजर आ रहा है। बच्चों को मनपसंद बकरों की तलाश जारी है। नॉर्दर्न बाईपास पर सजी मवेशी मंडियों में कीमतों को लेकर बहसो तकरार जारी है। मवेशी मंडियों से खरीदार गायब नजर आ रहे हैं। महंगाई मवेशियों की फरोख्त में कमी की बड़ी वजह बताई जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि आखिरी दिन कीमतों में कोई कमी नहीं की जाएगी। बात करने के लिए सैयद नुमान गुल हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा नुमान, क्या रेट्स चल रहे हैं इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल। ईद कुर्बान में सिर्फ 1 दिन बाकी है और नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में इस वक्त जानवर जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में ख़रीदारों की आमद का सिलसिला भी जारी है और अपने अपने जानवर जो है वो शहरी लेकर जा रहे हैं, पसंद करके ख़रीद कर जा रहे हैं। इस वक्त भी मेरे कैमरामैन अजलान छीपा आपको दिखाएं
तो ये इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी के जानवर हैं, जो कि ये जर्नल ब्लॉक है। यहाँ पर जो है 1 लाख से 50 लाख तक के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो जानवरों के जो है सौदे हो रहे हैं। साथ साथ जो है शहरी इन जानवरों को पसंद भी कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो इन्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। कुर्बानी में सिर्फ 1 रोज़ बाकी है। व्यापारी मेरे साथ मौजूद है। बताइएगा ज़रा कितने जानवर लाए थे और अभी तक कितने फ़रोख्त हो चुके हैं? सर जी मैंने 50 लाए थे, अभी तक हमारे 20 फ़रोख्त हो चुके हैं, बाकी हैं 30 हमारे पास। इंशाल्लाह ये भी बेचेंगे। अभी तक मंडी में माल भी कम है, ठीक है। कम से कम हम तो बोल रही हैं, वैसे ये लोग तो कम बोल रही हैं। इंशाल्लाह ताला कल अल्लाह का नाम ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दिएगा ज़रा कीमतें कितनी हैं, यानी कि जो कम से कम जानवर है वो कितने का है आपके पास और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कीमत वाला है? कम से कम आखिरी कीमत तो कम से कम लाख है, उससे आगे माना कम से कम 30 लाख और 25 लाख तक है। तो शहरियों की जानिब से रिस्पांस आ रहा है? शहरी जो है वो ख़रीद रहे हैं जानवर या ऐसे ही जा रहे हैं खाली हाथ? बस अभी तो खाली हाथ जा रहे हैं। पहले लिया तो लिया, अभी महंगा है माल, क्यों जो अभी नहीं ले रही हैं। कल का आज का वो चाह रही हैं, क्यों जो कम होगा देखते हैं अभी आगे। तो आप कब कितनी कीमत तक दे सकते हैं जानवर, कितने कम कीमत तक दे सकते हैं? कम कीमत कम से कम 1 तक 1 10 तक, यही है। ठीक है। आप क्या कहेंगे, कितने जानवर लाए थे, कितने सर हमारे तकरीबन 40 जानवर हैं। कराची वाले आए रहे हैं, गरीब हैं। हमारा दिल भी कहते हैं हम भी कुर्बानी करें। सर महंगाई से बंदे कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, महंगाई है सर। जो गरीब है सर, हर बंदा कह रहा है हम कुर्बानी करें, सर बंदे के पास पैसे नहीं है, कुर्बानी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। यकीनी तौर पर व्यापारी हमारे साथ मौजूद थे जो कि ये बता रहे हैं कि कीमतें ज़्यादा हैं, जो कि शहरियों के लिए भी ज़्यादा हैं, इस वक्त जो है हमारे लिए भी ज़्यादा है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि बीच का कोई रास्ता निकालें और अपने जानवरों को फ़रोख्त करें। नॉर्दर्न बाईपास में मवेशी मंडी इस वक्त जो है वो अपने आखिरी मराइल में है, आखिरी रोज़ है, 1 रोज़ बाकी है और शहरियों की बड़ी तादाद में आमदोरफ्त जारी है। जी बिल्कुल, शहरियों की तो बड़ी तादाद में आमदोरफ्त जारी है। नुमान ये बताइएगा, रिपोर्टिंग तो आप कर रहे हैं, क्या आपको अपने लिए भी कोई जानवर पसंद आ गया है कुर्बानी के लिए? अच्छा, यकीनी तौर पर मैं जिस जानवर को देखता हूँ वही मुझे पसंद आ जाता है, क्योंकि जानवरों से एक मोहब्बत भी है, जानवर अच्छे भी लगते हैं। और कुर्बानी के हवाले से अगर देखा जाए तो मवेशी मंडी में जानवर हैं, हर जानवर पसंद आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम अपने काम से फ्री होंगे तो इन जानवरों के सौदे भी करेंगे। और यकीनी तौर पर नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जानवर लाए गए हैं, तो ये खूबसूरत भी हैं और जितने खूबसूरत हैं इनकी कीमतें भी उतनी ज़्यादा हैं। जी ठीक है नुमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद की कुर्बानी में 1 दिन बाकी रह गया है, कि ईद में 1 दिन बाकी रह गया है और बड़ी मवेशी मंडियों में बड़ा रश भी देखने में आ रहा है, किसी को मनपसंद जानवर मिल गया है। अच्छा ये बताइएगा नुमान के आप कहा तो जा रहा है कि रश है, लेकिन हम आपके पीछे देख रहे हैं कि हमें सिर्फ आप और व्यापारी नज़र आ रहे हैं, ग्राहक कोई नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, मेरे कैमरामैन अगर अजलान छिपा आपको दिखा सकें तो मैं चाहूँगा कि वो रोड के मनाजिर दिखाएं जहाँ पर शहरियों के बड़ी तादाद में आमदोरफ्त जारी है। इस वक्त जो आप सिटी 21 के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, ये शहरी हैं जो कि अपने जानवरों को पसंद करके यहाँ से जा रहे हैं। ये मलीर की जानिब रास्ता निकल रहा है, तो बड़ी तादाद में यहाँ से जा रहे हैं। और अगर मेरे कैमरामैन दूसरी जानिब कैमरा घुमाएँ तो ये भी इस वक्त जो है वो जानवर शहरी जो है वो ख़रीद कर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये मवेशी मंडी 700 एकड़ रकबे पर बनाई गई है। तो ये जो है पूरे एरिया पर, नॉर्दर्न बाईपास के एरिया पर फैली हुई है। तो बड़ी तादाद में शहरियों को जहाँ पर जानवर पसंद आते हैं, शहरी वहाँ से जानवर ख़रीद रहे हैं। मेरे इस जानिब अगर अजलान छिपा आपको दिखाएं तो ये शहरी हैं जो कि जानवर जो है वो पसंद कर रहे हैं। इसके साथ साथ बिल्कुल अकब में जो है वो सौदा भी हो रहा है। तो बड़ी तादाद में शहरियों की आमदोरफ्त है। जहाँ जानवर ज़्यादा होते हैं शहरी वहाँ का रुख करते हैं और अपनी पसंद का जानवर लेने के बाद वहाँ से आगे निकल जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया नुमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद उल अज़हा करीब आते ही मसाले चाय की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। ज़ीरा की अगर बात करें तो ज़ीरा 640 रुपये पाव में फ़रोख्त हो रहा है इस वक्त। बात कर लेते हैं आयमा खान से। बताइएगा आयमा।
जी बिल्कुल, अगर पाकिस्तानी खानों की बात की जाए तो पाकिस्तानी खानों को जायकेदार बनाने के लिए मसाला जात का इस्तेमाल किया जाता है और ख़वातीन जो है इन मसाला जात को बहुत अहमियत देती हैं। लेकिन और इसके साथ साथ अभी जो है वो बकरा ईद का मौका है, तो इस मौके पर मसाला जात की जो है अहमियत भी कई हद तक बढ़ जाती है। लेकिन हमें जो है इस वक्त मसाला जात की कीमतों में जो है इजाफा दिखाई देता है। इस वक्त अगर मैं बात करूँ ज़ीरे की कीमत की, तो ज़ीरा जो है वो 640 रुपये पाव पर फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि इसकी पहले कीमत जो थी वो 340 रुपये थी। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन कीमतों में इजाफे की क्या वजूहात है। देखिए, कीमतें बड़ी हैं मानता हूँ, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी जितनी उन लोगों ने बढ़ाई है। अब हम कोई चीज़ लेने जाएंगे तो हमें महंगी आएगी, ज़ाहिर है हम भी महंगा ही बेचेंगे। तो कस्टमर जो है वो परेशान भी हो रहा है और कस्टमर कह रहा है कि यार आप ख़ुद महंगा कर रहे हैं। तो मेरी इस गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि इन कीमतों को कम किया जाए, कम लाया जाए, ताकि आवाम को रिलीफ़ हो। इतना बड़ा त्यौहार है, तो त्यौहार में तो अगर इस तरह होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि इन्हें भी जो है पीछे से चीज़ें जो हैं वो महंगे दामों में मिलती हैं, यही वजह है कि ये भी जो है चीज़ों की कीमतों में इन्होंने भी इजाफा किया हुआ है। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि जो है हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि कीमतों में कमी की जाए, ताकि आवाम भी जो है इस बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को बआसानी जो है वो मना सकें। जी बहुत शुक्रिया एमा, आपने हमें अपडेट किया। नाजरीन, खुश्क मसाला जात ही नहीं बल्कि सब्ज़ मसाला जात की कीमतें भी आसमान पर पहुँच गई हैं। जायकेदार खानों की जान, टमाटर और अदरक की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद माजिद से। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा में चंद रोज़ बाकी हैं और ईद के करीब आते ही हम देख रहे हैं कि जो सब्ज़ मसाला जात है उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। अगर मैं बिलखुसूस बात करूं टमाटर की, जो कि जायकेदार खानों की जो है वो जान समझा जाता है, तो वो 60 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 100 रुपये फ़ी किलो तक हो गया है। 40 रुपये का जो इजाफा है हमें टमाटर की कीमत में देखने को मिला है। इसके अलावा अगर मैं अदरक की बात करूं तो वो 700 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 800 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त की जा रही है, यानी इसमें 100 रुपये का जो है वो फ़ी किलो हमें इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा अगर मैं हरी मिर्ची की बात करूं तो वो 120 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 150 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त की जा रही है। इसमें भी हमें जो है वो 30 रुपये का इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा अगर मैं लहसुन की बात करूं तो लहसुन जो है वो 480 रुपये से फ़ी किलो से बढ़कर जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। इसमें भी जो है हमें 220 रुपये फ़ी किलो का इजाफा देखने को मिला है। मेरे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या वजूहात है कि एकदम से जो है वो ईद में अभी चंद रोज़ बाकी हैं और कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। सर ये बताइएगा, ये कीमतों की इजाफे की वजह क्या है? कीमतों की इजाफों की वजह यह है कि बकरा ईद जो है करीब आ रही है। सिंध का सीज़न है टमाटर का जो है वो ख़त्म हो चुका है। बलूचिस्तान से टमाटर आ रहा है और बलूचिस्तान के इलाकों में बारिशें कुछ ज़्यादा हो रही हैं, इसकी वजह से माल जो है कम पहुँच रहा है, क्वान्टिटी ज़्यादा है, लोगों को ज़रूरत ज़्यादा है। जो आदमी 1 किलो आधा किलो रोज़ाना ख़रीदता है उसको भी 2 किलो की ज़रूरत है, इसलिए इसकी वजह से जो है रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं, ये वजह है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ईद करीब है तो जो ख़रीदार आधा किलो ख़रीदते थे तो अब वो 2 किलो ख़रीद कर जा रहे हैं। और इसके अलावा जो सिंध का टमाटर है वो ख़त्म हो चुका है। टमाटर जो है वो बलूचिस्तान से आ रहा है। इस वजह से जो है वो डिमांड और सप्लाई का इशू है, इस वजह से जो है वो कीमतें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डीएमसी कोरंगी की जानिब से ईद कुर्बान पर आलाइशों और सफाई सुथराई से मुतालिक मरकज़ी कंट्रोल रूम लांडी टाउन की इमारत में कायम करने का फैसला कर लिया गया है। ये कंट्रोल रूम मतलूबा अमले और दीगर लवाजमात से महरूम है, जबकि कंट्रोल रूम भूत बंगले का मंजर भी पेश करने लगा। बात करेंगे वहाँ मौजूद रिजवान अहमद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, डीएमसी कोरंगी की टीएमसी लांडी से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन लांडी के मरकज़ी दफ्तर में मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये जो है कंप्लेंट सेल है, जिसके बारे में ये कहा गया था कि ईद का जो कंटीजेंसी प्लान बनाया जाएगा उसका मरकज़ी कंट्रोल रूम ये होगा और यहाँ पर आवाम जो है वो टेलीफोनिक तरीके से और मैनुअली अंदाज में अपनी दरख्वास्तें जो हैं, शिकायत यहाँ पर इंदराज करा सकेंगे। इसकी क्या हालत है ये आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। इसकी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ये जो कमरा है किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी इमारत जो है वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है।
छत जो है वो जगह जगह से उधड़ रही है। अमला तो मौजूद है यहाँ पे, लेकिन बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं है। जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो हमें कटी हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि रोशनी का भी कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। इसी तरह ना यहाँ पर कोई डिजिटल अंदाज में कोई कंप्यूटर मौजूद है और ना ही यहाँ पे स्टेशनरी वगैरह जो है वो हमको दिखाई दे रही है। टेलीफोनिक सिस्टम भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि जो दावे किए गए हैं कि मरकज़ी कंट्रोल रूम जो है जो कि 24 घंटे काम करेगा, वो दावे इब्तदा में ही ठुस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी बात सामने आई है कि इस कंट्रोल रूम में जो अमला है उसकी तादाद TMC के हवाले से कम है। तो जो आला अफसरान हैं उनकी जानिब से ये फ़ैसला हुआ था कि तमाम जो चारों TMCs हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की, उसके अमले की शिफ्टों में यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि 24 आवर्स जो है वो काम कर सके। लेकिन उस पर भी ये एतराज़ सामने आ गया है। जो दीगर 3 TMCs हैं उनके चेयरमैन्स और मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से कि उनके अपने जो है कंट्रोल रूम जो है वो उनकी TMCs में कायम किए जाएंगे, लिहाजा वो अमला फराम नहीं कर सकते। तो ये बड़ी पेचीदा सूरत हाल हमको दिखाई दे रही है और ख़दशा है कि ईद कुर्बान के मौके पर जो ऑफर लिफ्टिंग का काम है उस सिलसिले में जो आवाम की शिकायत हैं उनके अजाले के लिए जो TMCs हैं और ख़ास तौर पे पूरी DMC की जो बात की जाए, उनके जो कबल अज़ वक्त इक़दाम उठाए जा रहे हैं उसमें बहुत सारी लीकेजेस मौजूद हैं और उन लीकेजेस को दूर करने की ज़रूरत है अगर हकीकी मायनों में आवाम को साफ़ सुथरा माहौल ईद पर फराहम करना है। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने हमें अपडेट किया। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास से टनर एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात हुई है। हुकूमत के जारी करदा परमिट और ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी पर अमल यकीनी बनाने का आज़म किया गया। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास ने कहा कि कुर्बानी की खाले जमा करवाने वाली जगहों तरसील की खुसूसी निगरानी की जाएगी। मज़ीद कहा कि किसी को भी जबरन खाले जमा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे शाहसेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहसेब बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें DG रेंजर्स सिंह की टनर एसोसिएशन की वफद से कुर्बानी के हवाले से बातचीत हुई है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा परमिट और ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी पर अमल दरामद कराने का यकीनी और अमल दरामद कराने और उसको यकीनी बनाने का अज़म का आदा किया है। जबकि साथ बताया गया है कि DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास साहब जो है उन्होंने टनर एसोसिएशन की जो है मुलाकात हुई है। कुर्बानी की खालों की जमा गाँव और तहसील की खुसूसी निगरानी का जो है बताया गया है। तर्जुमान से मुनंजर का कहना है कि किसी भी शख्स को जबरन खाले जमा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि फ़िरका वारियत में मुलव्वस पोस्ट शेड्यूल में शामिल किसी भी जमात या शख्स को खाले जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। इस हवाले से तर्जुमान रेंजर्स का ये भी कहना है कि ईद उल अज़हा के मौके पर सिक्योरिटी के हवाले से रेंजर्स की जानिब से किए गए इक़दाम को टनर एसोसिएशन वालों ने जो है सराहा है और कहा है कि फुल सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो ईद उल अज़हा के मौके पर दिखाई देंगे। जी बहुत शुक्रिया शाहसेब हुसैन। और नाजरीन, ईद के पेश नज़र छुट्टियां होने में एक दिन बाकी रह गया है, लेकिन रेलवे मुलाजमीन को ताहाल तनख्वाहें जारी नहीं हो सकी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा राबेल अशरफ से। एक रोज़ बाकी रह गया है और रेलवे के मुलाजमीन जो है तनख्वाहों से महरूम है। इस वक्त हम मौजूद हैं लुक शेड पे, जहाँ पर जो है रेलवे के मुलाजमीन जो है सरापा एहतजाज है। हम इन्हीं से जान लेते हैं क्या वजूहात है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप लोग। आज हमारे साथ दोगलापन किया जा रहा है जो हुकूमत, स्टेट बैंक और रेलवे इंतज़ामिया की मिली भगत से जो है ना जो हो रहा है, उसमें सबसे पहले तो ये कि हुकूमत एक तरफ तो ऐलान करती है कि एडवांस तनख्वाहें यानी जून की तनख्वाहें 23 जून को एम्प्लॉइज़ को देने का ऐलान करती है, जबकि हम गुज़श्ता माह यानी मई की तनख्वाह से महरूम हैं। हमारे रेलवे इंतज़ामिया के जो आला अफसरान हैं वो अपने बच्चों में ईद मनाने के लिए अंदरूनी मुल्क जो है वो जा चुके हैं और हम यहाँ अपने बच्चों से महरूम हैं और हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही। हमारे घरों में राशन ख़त्म हो चुका है, वाक़ा कशी पे मजबूर हो चुके हैं। अगर हमें तनख्वाहें नहीं दी गई तो हमें मजबूरन जो है घर जाने के बजाय ईद हम यहाँ गुजारेंगे और भूख हड़ताल पर गुजारेंगे। अच्छा भाई, ये बताइएगा कब से तनख्वाहें नहीं दी जा रही और अगर आप लोग की बातें नहीं मानी जा रही तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तकरीबन 14 माह से हमारी तनख्वाहों का ये सिलसिला चल रहा है कि हर महीने हमें 15 से 20 दिन तनख्वाहें लेट मिलती हैं, जिसका सिलसिला अब तक जारी है। और एक बात यहाँ और कर दूँ कि तमाम महकमों में तनख्वाहें सही चल रही हैं सिवाय रेलवे के, और रेलवे को मिली भगत के तहत जैसे स्टील मिल का असर किया गया है, रेलवे को भी उसी नहज पे ले जाया जा रहा है। और अगर हमें तनख्वाहें ना दी गई तो हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और गाड़ियाँ नहीं चलने देंगे।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ महकमे रेलवे के मुलाजमिन मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि गाड़ियां नहीं चलने देंगे और इसी तरह सरापा एहतजाज रहेंगे। उनका यही कहना है कि 14 माह हो गए, हमें 10 से 15 दिन जो है तनख्वाहें लेट मिल रही है। उनका यही कहना है कि मुलाजमिन जो है तो अपर लेवल के जो मुलाजमिन हैं वो अपने बच्चों के साथ ईद मनाने के लिए अंदरूनी सिंध चले गए हैं, जबकि हमारे बच्चे यहाँ पर जो है भूखे पड़े हैं। उनकी ईद है लेकिन ईद की वजह से हम खुशियाँ जो है वो नहीं मना पा रहे। जी और नाज़रीन, अंधेर नगरी चौपट राज, अहम तरीन ओहदे जो है अफसरान को सिंध में दिए जाने लगे हैं। करप्ट अफसरान को एंटी करप्शन की तहकीकात की जद में रहने वाले एसोसिएट प्रोफेसर को अहम ओहदा मिल गया। इसी तरह सरकारी खजाने को टीका लगाने वाले हाफिज मोइन अख्तर DEO कोरंगी तैनात। करप्ट अफसर के खिलाफ अफसरान की शिकायत रद्दी की टोकरी के सुपुर्द कर दी गई हैं। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मामला महकमा स्कूल तैलीम का, जहाँ पर जो है महकमा स्कूल तैलीम के मुतअद्दिद अफसरान की तरफ से एक अफसर है 19 कैरेट के हाफिज मोइन अख्तर जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो मुख्तलिफ पदों पर विराजमान रहे। वहाँ उन्होंने जो है इनके खिलाफ बदतरीन जो है किस्म के इल्जाम आयद किए हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपये के सरकारी खजाने को टीका लगाया है। उसके खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में इस वक्त जो है इनके खिलाफ तहकीकात का अमल जारी है। लेकिन इस वक्त जैसे ही अपने जो अफसरान के तकरार तबादलों के अख्तियार चीफ सेक्रेटरी ने जो महकमा स्कूल तैलीम को सुपुर्द किए तो ये अफसर हटाया गया था। लेकिन इस अवसर पर एक बार फिर से कोरंगी का DEO सेकेंडरी एजुकेशन तैनात कर दिया गया, जिसके बाद जिन अफसरान ने एंटी करप्शन को शिकायत की थी। बहुत शुक्रिया आज़ाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और रूस के साथ समुद्री रास्ते से बराह रास्त तजारत, खाम तेल से लदा दूसरा रूसी जहाज क्लाइड नोबेल कराची पोर्ट पहुंच गया। रूसी जहाज खाम तेल के साथ फिल वक्त आउटर एनकरेज में लंगर अंदाज है। कराची पोर्ट ट्रस्ट के मुताबिक क्लाइड नोबेल नामी बहरी जहाज में 56,000 मैट्रिक टन रूसी खाम तेल मौजूद है। अनासिन दूध की कीमतों में एक साथ ही 20 रुपए इजाफे पर शहरी कमिश्नर कराची से नाला हैं। बात करेंगे काविश मेमन से। जी, पैदावारी लागत पूरी नहीं हो रही और यही वजह है कि डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में एक बार फिर जो है वो इजाफे का ऐलान कर दिया है। यकमुश्त 20 रुपये का इजाफा किया गया, यानी शहर में 210 रुपये तो पहले ही दूध जो है वो फ़रोख्त हो रहा है और अब जो है वो 230 रुपये तक उस कीमत को ले जाया गया। और इस हाल से डेयरी फार्मर्स का ये कहना है कि मज़ीद भी इजाफा किया जा सकता है। मैं एक दूध फरोश की दुकान में मौजूद हूँ, शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, कमिश्नर कराची ने तो 180 रुपये रेट तय किए हैं, लेकिन मार्केट में महंगा दूध मिल रहा है, मज़ीद भी महंगा होगा, तो आवाम के लिए कितनी मुश्किलात है? सर 220 तो भी चल रहा है, तो हमारे गरीबों की ज़रूर मुश्किल हो जाएगी। अगर बढ़ जाएगा फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? तो इसका गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये कमिश्नर को सोचना चाहिए सर जी। मतलब कमिश्नर कराची से ये मुतालबा करेंगे कि जो महंगा दूध बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप क्या समझते हैं, असल जिम्मेदार ये आम दुकानदार हैं या डेयरी फार्मर्स हैं? सर दुकानदार का क्या काम है? दुकानदार को तो जो चीज़ मिलेगी वहीं से लेकर आएंगे। अगर इनको सस्ती मिलेगी तो सस्ता दूध भेजेंगे, अगर वहाँ से इनको महंगा मिलता है तो महंगे भेजेंगे। जी बिल्कुल, दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी उनका मौक़िफ़ लेते हैं। अच्छा बॉस, बताइएगा, आम शहरी तो ये समझते हैं कि आम दुकानदार का कोई कसूर नहीं है, आपका क्या मौक़िफ़ है? 180 रुपये सरकारी रेट है, 210 रुपये वैसे ही मार्केट में चल रहा है, मज़ीद भी 20 रुपये बढ़ा दिए हैं। हमारा यही मौक़िफ़ है, भी पीछे भाड़े वाले जो दूध महंगा बेचते हैं उस हिसाब से हमें भी बेचना पड़ेगा महंगा। अगर वो सस्ता भेजेंगे हमको, हम भी सस्ता ही बेचेंगे ना, इसलिए फिर जो रेट पे वो हमें भेजेंगे फिर हम अपना नुकसान तो नहीं ना करेंगे। इनका आके भी उनको भाड़े वालों को जाकर पकड़े, भाई रेट कम भेजे तो हम भी कम भेजेंगे। और अगर कार्रवाई की जाती है आपको? कार्रवाई की जाती तो वो इसका फ़र्क ये पड़ता है ना, वो पीछे वाले नहीं ना फिर भी नहीं काम करते, वो नुकसान उल्टा हमें ही उठाना, दुकानों वालों को पड़ता है। जी बिल्कुल, देखा आपने दूध फरोशों की भी गुफ्तगू सुनी, आवाम की भी गुफ्तगू सुनी। आवाम का ये कहना है कि दूध महंगा होगा तो यकीनन अल्टीमेटेड जो बजट है उस पर फ़र्क पड़ेगा। और जो दूध फरोश है उनका ये कहना है कि अगर कार्रवाई करनी ही है कमिश्नर ने तो फिर डेयरी फार्मर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि दूध फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो असल इस कीमतों में इजाफे के ज़िम्मेदार हैं वो डेयरी फार्मर्स हैं। 5 लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। आज सिंध हाई कोर्ट कराची में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। मुबैना, मुखविया, रुबीना समेत 5 जो लापता अफराद हैं उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक समाअत हुई है, जिस पर अदालत ने तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने IG सिंध, महकमा दाखिला और दीगर को आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब जो है अदालत में जमा कराने का हुक्म दे दिया है। मुबैना मुखवी रुबीना के वालिद का ये कहना है कि उनकी बेटी जो है न्यू मलीर में एक बंगले में एक फ्लैट में काम करती थी, लिहाजा
लिहाजा फ्लैट मालिक की जानिब से उनको कॉल मौसूल हुई और उनका ये कहना था कि उनकी बेटी जो है वो लापता है। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि उनकी बेटी जहाँ काम करती थी, उनका जो घर का मालिक है और उनका बेटा है मुलविस है, उन्होंने ये खदशा दायर किया है कि हो सकता है उनकी बेटी को जो है मार दिया गया हो। लिहाजा अदालत से उन्होंने इस्लाह किया है कि फ़ौरी तौर पर उनकी बेटी को बाजियाब कराया जाए और इस जो है अगवा में जो मुल्ज़मान मुलविस हैं उनको फ़ौरी तौर पर सज़ा दी जाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ताजुर बरादरी ने शरह सूद में 100 पॉइंट्स के इजाफे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप सदर ज़ुबैर तुफ़ैल ने कहा है कि शरह सूद को 22% की बुलंद तरीन सतह पर ले जाने से मुआशी और कारोबारी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर होंगी। मज़ीद बताएंगे अशरफ खान। देखा जाए हुकूमत ने सख्त फैसले लिए हैं। IMF की शराइत पर देखा जाए शरह सूद भी स्टेट बैंक ने बढ़ा दिया, 22% की बुलंद सतह पर पहुंच गया। इसका मईशत पर क्या असरात होंगे जानते हैं। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सदर ज़ुबैर तुफ़ैल हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं सर, बजट भी IMF का, शरह सूद भी बढ़ा दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जो 215 अरब के नए टैक्सेस लगाए गए हैं उससे आप सब लोग मुतासिर होंगे, ख़ास तौर पे जो मिडिल इनकम और जो बड़ी कंपनीज सब मुतासिर होंगे और हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी बिज़नेस की। अब मसला ये है कि अगर हम IMF से एग्रीमेंट में या जो एग्रीमेंट होना है उसके लिए तमाम चीज़ें पूरी नहीं करते तो हमारे लिए सूरत हाल ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि बजट जो पास होते हुए आखिरी जो तब्दीली की गई वो ये थी कि इसमें एक तो उन्होंने शरह सूद 1% बढ़ा दिया, फिर मुख्तलिफ़ टैक्सेस लगा दिए, इनकम टैक्स की शरह बढ़ा दी और जहाँ जहाँ मुमकिन था टैक्सेस में इजाफ़ा किया। अनरजिस्टर्ड के ऊपर 3 की बजाय 4% कर दिया। तो इन सब चीज़ों का ना इम्पेक्ट कॉस्ट के ऊपर होगा। लेकिन अब मसला ये है कि हुकूमत भी मजबूर है क्योंकि IMF से एग्रीमेंट करना है, लिहाजा उनकी सारी जायज़ और नाजायज़ तमाम शराइत जो हैं हुकूमत को माननी पड़ रही हैं और इसको बहरहाल लोगों को इसके ऊपर उनकी लाइफ के ऊपर जो असर आएगा, उनकी कीमतें, कॉस्ट ऑफ लिविंग और बढ़ेगी। और जो इंटरेस्ट रेट 22% किया है बेसिक डिस्काउंट रेट, तो जब बैंक से आप बोरो करने जाएंगे तो आपको कम से कम 2-3% ऊपर देना पड़ता है। इसका मतलब है कि 24 से 25%। तो मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कौन सा कारोबार है जो 24-25% बैंक को कमा के देने के बाद वो बिज़नेसमैन जो अपने घर भी कुछ ले जा सकता है। तो लिहाजा टफ़ कंडीशन है। मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता जो है जो प्राइवेट सेक्टर है वो बैंक के जो लोन्स है वापस करता जाएगा और वो वेट करेगा कि जब तक जो है इंटरेस्ट रेट कम हो। ये भी हो सकता है कि आपकी बहुत सारी प्रोडक्शंस बंद हो जाएं सिर्फ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे माशी सूरत हाल तो अच्छी नहीं है, लेकिन देखा जाए शरह सूद जो बड़ा है और साथ ये कहा है कि मौजूदा माशी सूरत हाल में इंडस्ट्री जो है 22% शरह सूद और बैंक मार्कअप मिला के 24 से 25% पर मार्कअप पर सूद अदा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये भी कहा है कि आगे चल के मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। और KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान ख़वातीन फुटबॉल टीम का ट्रेनिंग कैंप शुरू हो गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जावेद इकबाल से। जी, मैं सर KPT फुटबॉल स्टेडियम में मौजूद हूँ जहाँ हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान ख़वातीन फ़ुटबॉल टीम के हेड कोच हमारे साथ अली रिस्की मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। अली, किस तरह देख रहे हैं यहाँ ट्रेनिंग कैंप आपने शुरू कर दिया है, क्या फॉर्मेट है, किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं? जी, हमारा ये जो ट्रेनिंग कैंप है वो हमारा जो है 18 तारीख के बाद से स्टार्ट हुआ है ये, और हमारी कोशिश यही है कि हम लोग इसको एक हफ्ते भर की प्लानिंग होती है इसके ऊपर, और इसमें हमारे पास ट्रेनिंग सेशन सुबह शाम भी होते हैं किसी दिन, और मैचेस भी इंक्लूडेड है इसमें, फ्रेंडली मैचेस अगेंस्ट टीम्स और इंटरनल मैचेस भी होते हैं इसमें जिम सेशंस भी हमारे होते हैं प्लेयर्स के लिए, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के लिए, और उसके साथ साथ हमारे टैक्टिकल वर्क भी होता है जो हमारे क्लासरूम में होता है और फिर फील्ड पे भी आके करते हैं हम लोग। तो इसी सारी चीज़ों पे काम करते हुए हमारा यही है कि इंटेंशन ये है कि हम लोग एक अच्छा फ़ुटबॉल खेलें, एक अच्छा अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले को अडेप्ट करें और एक प्रॉपर टीम परफॉर्मेंसेस पे हम लोग पहुँचें और प्लेयर्स की जो जेल अच्छी तरह हो ताकि वो लोग फील्ड के ऊपर हमें रिज़ल्ट दे सकें। दिल, इसके साथ सुना आपने कि दिल बता रहे थे कि कोशिश यही कि फ़ोकस की जाए गेम को, फिटनेस को और टेक्निक्स को, और उनका कहना था कि मेहनत जारी है। उम्मीद है कि इन खिलाड़ियों पे ये भी अच्छी मेहनत करें, दिल लगाएं और अपनी तमाम टेक्निक्स और सलाहियतें बुरका लें तो अच्छा रिज़ल्ट सामने आएगा। जी नाज़रीन, कश्मीर रोड KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन चैम्पियनशिप मुकाबले हुए हैं। बहुत बात करेंगे मोहम्मद हम्माद से। हम्माद, बताइए।
अजी ओलंपिक डे बैडमिंटन चैम्पियनशिप का जो मुकाबला है, जिसमें सीनियर कैटेगरी का जो मुकाबला था वो रुमैसा नाज ने विन कर लिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रुमैसा, हम इनसे बात करते हैं। रुमैसा, मुझे बताइएगा, टैलेंट क्लब जो है ये मुकाबले करवा रहा है ओलंपिक डे के मौके पर, तो कैसा लगा आपको यहाँ पर आके खेल कर, और ये आप मैच जीती भी हैं, तो जीतने की कितनी खुशी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुमैसा नाज है और हमारा ओलंपिक डे बैडमिंटन चैम्पियनशिप होती रहती है हर साल। हमारा स्टूडेंट टैलेंट क्लब ऑर्गेनाइज़ करता है और मैंने सीनियर कैटेगरी में विन करा है। बहुत टफ़ कंपटीशन था लेकिन बहुत मज़ा आया। ये रुमैसा हैं जिन्होंने जो है सीनियर कैटेगरी में ये बैडमिंटन चैम्पियनशिप विन की है। अब हमारे साथ जो है वो मिडलर कैटेगरी की विनर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताएं सबसे पहले आपका क्या नाम है और कैसा लगा आपको यहाँ पर खेल कर? जो रेहान भाई हैं जिन्होंने ये इवेंट कराया है, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है, तो क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है। मैं यहाँ पर स्टूडेंट टैलेंट क्लब से आई हूँ। हमारा हर साल ओलंपिक डे पे ये बैडमिंटन का इवेंट होता है, तो हमें यहाँ पे आके बहुत मज़ा आया। जब हमने विन किया तो हमें उसकी ज़्यादा खुशी हुई। इंशाल्लाह हम आगे भी विन करते हुए आएंगे। आज देखिए, बिल्कुल ये जो है सीनियर और मिडलर कैटेगरी की दो विनर खिलाड़ियाँ हैं जिनका ये कहना है कि ये इवेंट बड़ा ज़बरदस्त कराया जा रहा है ओलंपिक डे के मौके पर। यही वो इवेंट है जहाँ पे ग्रास रूट लेवल से लड़कियाँ जो है यहाँ पर आके खेलती हैं और यहीं पर ये इनकी बेसिक होती है। यहीं से फिर जो है वो अच्छे लेवल पर खेल कर जो है नेशनल मुकाबलों में जाकर जो है अपना नाम बनवा सकती हैं।